बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं का पुनः स्वागत है। बच्चों, अभी हम जो अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं वो है अंतर्वस्तु विश्लेषण। अंतर्वस्तु विश्लेषण के भाग 1 में हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य क्या हैं, है ना, और इसकी इकाइयों के बारे में अध्ययन करा। आइए अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियाँ और प्रमुख चरण, है ना, और इनके कुछ उदाहरण और उपयोगिता को आज के अध्याय में हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियाँ, है ना। केवल अध्ययन की इकाइयों को चुन लेने मात्र से ही अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त नहीं होते बच्चों, जब तक कि इन इकाइयों को कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित नहीं कर लिया जाए। यानी निश्चित श्रेणियों का निर्धारण जरूरी है, जिसके अंतर्गत विशेष सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की जो श्रेणियां हैं वो इस तरह हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया भी था कि इकाइयां, तो उसी तरह इसकी जो श्रेणियां हैं, पहला श्रेणी है विषय, उसके स्वरूप में अंतर या आधार पर विभेदीकरण हो सकता है। दूसरा है स्तरभेद। स्तरभेद जो है शक्तिशाली, कमज़ोर, समाज की दृष्टि से अनुकूल, प्रतिकूल, नैतिक, अनैतिक, कुछ भी हो सकता है। तीसरा है मूल्य भेद। मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, जैसे रोमांस से संबंधित मूल्य, धन संबंधी मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिकवादी मूल्य, है ना, ये सब राष्ट्रवादी मूल्य, ये सब मूल्य भेद होते हैं। फिर है व्यक्ति भेद, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अहमवादी और परार्थवादी व्यक्तित्व, है ना। फिर सामग्रिक स्रोत क्या क्या हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, इन लेखकों की रचना, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य के लेखकों की रचना, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सिद्धांत, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं श्रेणियाँ। फिर है पात्र। पात्र जो है नायक, खलनायक हो सकते हैं, मुख्य पात्र हो सकता है, सहायक पात्र हो सकता है। फिर बहुत सारी विपरीत श्रेणियाँ भी इसके अंतर्गत हैं, जैसे लौकिक, परलौकिक, सुखवाद, दुखवाद, आध्यात्मिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति। कहानियों का वर्गीकरण भी अंतर्वस्तु विश्लेषण की एक श्रेणी होती है बच्चों, जिसमें लोक कथा, हास्य कथा, बाल कहानियाँ, सत्य कथा, प्रेम कहानियाँ आदि इसके अंतर्गत होती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वर्ग भेद भी इसके अंतर्गत पाया जाता है, विद्यार्थियों के लिए, श्रमिकों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, नेताओं के लिए, जनता के लिए, शासकों के लिए, शासितों के लिए, महिलाओं के लिए, है ना, राजनीतिक दलों के लिए, भाषण, लेख, पुस्तक, संपादकीय, ऐसी बहुत सारी बातें जो है अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों के अंतर्गत आ सकती हैं। तो इस तरह देखते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की बहुत सारी श्रेणियाँ होती हैं। अब अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों के साथ इसके चरण क्या होने चाहिए, हम उन्हें देखते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण के जो चरण हैं उनमें सबसे पहला चरण है विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव। अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रथम चरण विषय से संबंधित उन तथ्यों को चुनना है जिसका अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि द्वारा करना है। यदि समस्या से संबंधित तथ्य अधिक मात्रा में हैं तो हमें सीमित मात्रा में तथ्यों का चुनाव करने के लिए निदर्शन पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। फिर है अध्ययन इकाइयों का चुनाव। तथ्यों के चुनाव के बाद दूसरा चरण अध्ययन की इकाइयों का चुनाव है। ये इकाइयाँ शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, स्थान, समय आदि कुछ भी हो सकती है। एक उदाहरण बताती हूँ बच्चों कि प्रेमचंद के किसी उपन्यास का चुनाव कर लेने के बाद यहाँ हम यह तय कर सकते हैं कि अध्ययन की इकाइयाँ पुरुष पात्र होंगे। फिर है अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन। प्रत्येक समस्या से संबंधित विभिन्न चरों को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रेमचंद के किसी उपन्यास के पुरुष पात्रों को नायक, सहनायक, खलनायक इन श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। फिर श्रेणियों का परीक्षण। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि द्वारा किया जाने वाला अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन के लिए चुनी गई श्रेणियों की जाँच कर ली जाए कि वे विश्वसनीय हैं या नहीं। श्रेणी निर्धारण के लिए कुछ मानकों को अपनाना आवश्यक है। फिर है पद्धति का सही उपयोग। यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि अध्ययन की रूपरेखा अनुसार जिस पद्धति का उपयोग किया जाना है, पूरे अध्ययन में सर्वत्र उसी पद्धति को काम में लिया जाए। फिर है अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना, है ना।
चरणों से इन सब जो चरण, जो ऊपर के मैंने चरण बताए आपको, विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव, अध्ययन इकाइयों का चुनाव, अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन, श्रेणियों का परीक्षण, है ना, पद्धति का सही उपयोग, ये सब चरणों से गुजरने के बाद अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि अध्ययन में प्रमुखतः किन विषयों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंतर्वस्तु की इकाइयों को मापना। अंतर्वस्तु की श्रेणी की प्रत्येक श्रेणी में जो सामग्री डाली जाती है उसे सांख्यिकी प्रणाली द्वारा मापने या गिनने का कार्य किया जाता है। इस परिमाणात्मक रूप में माप से ही अंतर्वस्तु का सही विश्लेषण और मूल्यांकन हो पाता है। फिर है एक चरण, इसका 2 चरण और रह जाते हैं बच्चों। एक चरण है विश्लेषणात्मक व्याख्या करना, है ना, जो भी प्राप्त तथ्य हमारे पास होते हैं, है ना, उनके परिमाणात्मक नाप कर लेने के बाद उनका वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है। इससे तथ्यों की समानताओं और विभिन्नताओं का पता चल जाता है। इसके आधार पर ही तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। और लास्ट जो चरण होता है अंतर्वस्तु विश्लेषण का, वो होता है रिपोर्ट तैयार करना। क्या होता है आखिरी चरण? रिपोर्ट तैयार करना। विश्लेषणात्मक व्याख्या के पश्चात पूरे अध्ययन से संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें विश्लेषणों या निष्कर्षों को व्याख्या सहित सारणियों, चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। चलिए अब हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण संबंधी अनुसंधान का एक उदाहरण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चैनल है ना, धारावाहिक का दिया जा सकता है ना। अलग अलग आयु समूह पर पढ़ने वाले जो भी धारावाहिक है, कोई सा भी धारावाहिक यदि हम मान लें, तो उस धारावाहिक का क्या क्या असर जो है विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है, और उसके आधार पर जो है फिर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे जो है हमारे अभी दूरदर्शन पर चल रहा है एक जो है स्टार प्लस पर एक चैनल चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। इसमें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से जो है बहुत सारा अध्ययन किया जा सकता है। अब अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जनता का विशेष महत्व होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से ही जनमत का पता लगाया जाता है। वास्तव में जनमत ही प्रजातंत्र की असली ताकत है। इस प्रविधि की सहायता से होने वाले अध्ययनों के माध्यम से देश में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से ही संचार के साधनों, समाचार पत्रों, पुस्तक, भाषण, दूरदर्शन और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। एक और इन साधनों की प्रकृति का और दूसरी ओर जनता पर पड़ने वाले इनके प्रभावों की भी प्रामाणिकता की जानकारी हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा मिल जाती है। इस प्रविधि द्वारा एक दृष्टि विशेष से महत्व है कि इसकी सहायता से गुणात्मक विषयों का परिमाणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। जैसे कि कोई भाषण या किसी समाचार पत्र का संपादकीय गुणात्मक विषय है, इसकी अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा परिमाणात्मक व्याख्या की जा सकती है। इन्हें सारणियों, ग्राफों, आवृत्ति, प्रतिशत आदि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से व्यक्तित्व के अध्ययन में भी काफ़ी मदद मिलती है। किसी व्यक्ति विशेष के भाषणों, पुस्तकों, लेखों आदि का अंतर्वस्तु विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण बातों जैसे उसके विचारों, आदर्शों, मूल्यों, उद्योगों आदि की जानकारी मिल पाती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार बनाकर व्यक्तित्वों का श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के माध्यम से किसी समूह या समुदाय विशेष के मनोवैज्ञानिक झुकाव का अध्ययन भी किया जा सकता है। किसी समूह या समुदाय के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, कहानियों, दूरदर्शन कार्यक्रमों आदि के अंतर्वस्तु विश्लेषण से मनोवैज्ञानिक झुकाव का सुगमता से पता चला पाता है। इससे प्रशासकों, समाज सुधारकों, योजना निर्माताओं, है ना, आदि को अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु आवश्यक जानकारी मिल जाती है। और इस प्रविधि की सहायता से संचार के अंतर्राष्ट्रीय आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे अध्ययनों से अनेक अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के उद्घाटन में सहायता मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि जो है वो बहुत अधिक उपयोगी विधि है, लेकिन हर विधि की कुछ सीमाएं होती हैं,
है ना, जिनके अंतर्गत ही वह विधि कार्य कर पाती है। तो वही अंतर्वस्तु विश्लेषण की भी कुछ सीमाएं हैं। अंतर्वस्तु प्रविधि की एक प्रमुख सीमा यह है कि क्षेत्र कार्य के लिए यह अनुपयुक्त है। अंतर्वस्तु विश्लेषण हेतु चुने जाने वाले विषय जैसे कोई भाषण, पुस्तक, संपादकीय, दूरदर्शन धारावाहिक आदि गुणात्मक होते हैं। उन्हें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से परिमाणात्मक तथ्यों में बदलना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। एक पूरी तरह से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता ही सफलतापूर्वक इस विधि का उपयोग कर सकता है और विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो कुछ सीमाओं के बावजूद यह प्रविधि बहुत अच्छी प्रविधि है, जो जिसके द्वारा हम जो है परिमाणात्मक तथ्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि समझ में आई होगी।